हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टूजस पे। मैं आपके एडुकेटर स्वाति। आप सबके समक्ष मैं आज BHU MA इकोनॉमिक्स 2014 के पेपर का हल लेके उपस्थित हूँ। तो जो चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? द कार्डिनल अप्रोच यूज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी गणनात्मक दृष्टिकोण उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या के लिए निम्न में से किसके अवधारणा का प्रयोग करता है? तो ये जो आपका ऑप्शन होगा इसमें बी करेक्ट होगा, यानी समसमीपन आपका सीमांत उपयोगिता का प्रयोग करता है, यानी ऑप्शन बी क्या है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। एन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम प्राइस रिमेनिंग द सेम विल रिजल्ट इनटू, यानी उपभोक्ता की आय में वृद्धि अगर होगी तो कीमत समान रहने पर उसके जो परिणाम देगी क्या देगी? आपका मांग में वृद्धि होगी, यानी इंक्रीज इन डिमांड, यानी आपका मांग क्या होगा? बढ़ेगा। यानी जब इनकम बढ़ता है तो आपकी डिमांड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डिमांड कर्व इज वर्टिकल, आपका जब डिमांड कर्व होता है वर्टिकल तो उस समय आपका जो इलास्टिसिटी होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? आपका परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होता है। यानी आपका जब वर्टिकल कर्व मिलेगा, यानी इस तरीके से आपका कर्व मिलेगा, तो वो आपका क्या होगा? पूर्णतया वेलोच मांग होगा आपका। यानी जब मांग वक्र उदग्र होता है तो वह प्रदर्शित करता है क्या? आपका पूर्णतया वेलोचदार मांग को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका फर्म टोटल कॉस्ट कर्व लाइज बिलो द वेरिएबल कॉस्ट कर्व, अगर टोटल जो फर्म का टोटल कॉस्ट है आपका क्या दिखाएगा फर्म को? तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो क्या है? करेक्ट है। यानी ये क्या होगा? आइडेंटिकल शेप इन द वेरिएबल कॉस्ट, यानी आपका जो टीसी होता है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कर्व के समान होगा, पर वो क्या होगा? आपका हायर होता है पोजीशन में, यानी टीसी कर्व हमेशा क्या होगा? वो हायर होगा। किससे? आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। इसमें उसको हिंदी में देख लेते हैं। एक फर्म का कुल लागत किसके बराबर होगा? उसके आपके प्रति परिवर्तनशील लागत वक्र के आपके आकृति के समान होती है, पर आपका जो इसमें जो इसकी स्थिति होती है क्या होती है? ऊपर होती है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। इफ द प्रोडक्शन आइसोकॉन्ट इज एल शेप द टू फैक्टर्स आर, आपका दोनों फैक्टर क्या होंगे? यानी अगर आपका उत्पादन समोपत्ति वक्र जो एल आकृति का हो तो दोनों उत्पादन के साधन हैं। किस तरीके के साधन आपके होंगे? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री आपके वो साधन हो जाएंगे, यानी आपके क्वेश्चन 5th का 4th वाला आंसर करेक्ट है। पूर्ण क्या होंगे? पूरक एक दूसरे के होंगे। डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल, आपका कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है? आपका एवरेज प्रॉफिट होता है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट उसको हम लोग कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका जो बी है वो क्या है? करेक्ट है। सेकंड जो है करेक्ट है, यानी औसत लाभ उसको हम लोग बोलते हैं। औसत लागत और औसत यानी AC माइनस आपका करेंगे AR, तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट, है ना? ये प्रॉफिट पता चलता है, यानी AR माइनस AC होगा। इसको हम लोग एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं, यानी औसत लागत और औसत आगम के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है? आपका औसत लाभ को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन आइसोक्वांट मैप टू आइसोक्वांट आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, यानी आपके जब आइसोक्वांट एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते तो क्या होता है? वो आपका MRTS इज नॉट द सेम फॉर बोथ द आइसोक्वांट। इसमें क्या होगा? आपका MRTS क्या होगा? एक दूसरे से क्या होगा? सेम नहीं होगा, यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? हमेशा आपका क्या होता है? आइसोक्वांट में डिक्रीजिंग होता है, तो इसमें आपका क्या होगा? वो सेम नहीं होगा। इस वजह से आपका क्या एक दूसरे के वो क्या है? पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं इसको। एक समुपत्ति मैप में दो समुपत्ति वक्र एक दूसरे के समानांतर नहीं होते। कब नहीं होते? जब उसमें समुपत्ति वक्र की जो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है वो क्या होती है? समान नहीं होती है, तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर नहीं होते, यानी इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका क्या है? किंग्ड डिमांड। ओलिगोपोली मार्केट में आपका क्या पाया जाता है? किंग्ड डिमांड। ठीक है, यानी विकुंचित मांग वक्र जो है वो पाई जाती है आपके ओलिगोपोली मार्केट में, यानी इसमें आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। यानी अल्पाधिकारी बाजार में हम पाते हैं क्या? विकुंचित मांग वक्र, यानी किंग्ड डिमांड कर्व किस में पाते हैं? ओलिगोपोली में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन? जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है तो आपका जो डिमांड कर्व किस शेप में होता है? हॉरिजॉन्टल में होता है। ठीक है, यानी वक्र आपका क्या हो जाता है? हॉरिजॉन्टल होता है, यानी इसको हम लोग AR
इक्वल्स टू डी भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें इसको हिंदी में देख लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के मांग वक्र की आकृति कैसी होती है, यानी वो कैसी होती है, क्षैतिज होती है। ठीक है, वो क्या होती है, क्षैतिज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द मार्शल द मिनिमम प्राइस विच विल इंड्यूस द फर्म प्रोड्यूस इन शॉर्ट पीरियड इज वन विच इक्वल्स टू, आपका जो मार्शल के अनुसार एक न्यूनतम कीमत को अल्प काल में एक फर्म की उत्पादित करने के लिए प्रेरित करती है, उसके बराबर क्या होती है आपकी। यानी 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा, यानी वेरिएबल कॉस्ट होगा इसका, यानी औसत परिवर्तनशील जो लागत है उसके बराबर होगा। ठीक है, मार्शल जो मिनिमम प्राइस विल इंड्यूस इन द फर्म टू प्रोड्यूस शॉर्ट रन पीरियड में जो करेगा वो क्या करेगा, आपका औसत परिवर्तन लागत, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ, किससे आपका लिक्विडिटी जो प्रेफरेंस थ्योरी है वो किसके नाम से जुड़ा हुआ है, ये किन्स का। ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, किन्स के द्वारा दिया गया है, यानी इसमें आपका ऑप्शन क्या है, थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका 12वां, यानी ब्याज की तरलता पसंदगी निम्न के नाम से संबंधित है, जो आपका किन्स के नाम से। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हेन द प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजीनियस द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होल्ड्स, क्या होगा आपका इसमें, ट्रू व्हेन द प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजीनियस फॉर द फर्स्ट डिग्री, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब उत्पादन फलन का स्वरूप होता है, समरूप होता है, तो स्थिर पैमाने के प्रतिकूल जो प्रतिफल का नियम लागू होता है वो क्या होता है, सत्य जब उत्पाद फल का घात जो होता है वो समरूप फलन है तो होगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं 13वां प्रश्न। तो इसमें कौन सा 13वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है, फ्यू सेलर्स, पहला इसमें दिया हुआ है, दूसरा दिया है सिंगल प्रोड्यूसर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, नो एंट्री इन ऑफ द फर्म। तो इसमें क्या हो जाता है आपका 13वां का जो उत्तर है वो क्या है आपका पहला। ठीक है, 13वां का आपका उत्तर नॉट बोला है, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली, यानी एकाधिकार में से कौन सी विशेषता नहीं है, यानी इसमें फ्यू सेलर नहीं होते भाई, इसमें बहुत सारे आपके बायर्स होते हैं, और इसमें वन सेलर होता है, सिंगल मतलब प्रोड्यूसर होता है, यानी आपका अकेला उत्पादक होता है, होमोजीनियस यानी प्रोडक्ट भी यहाँ पर होता है, और आपका नो एंट्री, यहाँ पर नई फर्मों की प्रवेश पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है, तो यानी इसमें पहला क्या है, नहीं वाला है सही। ठीक है, 14वां देख लेते हैं। प्राइस कंजप्शन कर्व ऑफ द नॉर्मल कमोडिटी हैज़, जो आपका एक सामान्य वस्तु के लिए जो कीमत उपभोग वक्र होता है वो कैसा होता है आपका 14वां का, वो देख लेते हैं, ऋणात्मक होता है, यानी निगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, यानी उसमें आपका बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट जो दूसरा है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंजल कर्व शोज, एंजल कर्व क्या बताता है आपका, एंजल कर्व आपका जो होता है वो बताता है प्राइस ऑफ द क्वांटिटी परचेज्ड बाय द कंज्यूमर इन वेरियस प्राइस इनकम लेवल, यानी इसमें हम आपका क्या देखते हैं, एक पे आपका क्वांटिटी देखते हैं किसी गुड एक्स का, और एक पे क्या देते हैं, इनकम, तो ये आपका क्या हो जाता है, एंजल कर्व। एंजल कर्व में एक तरफ आपकी क्या होती है, क्वांटिटी, और एक तरफ क्या होती है आपकी इनकम। ठीक है, तो इसमें आनी क्वांटिटी ऑफ गुड परचेज बाय अ कंज्यूमर इन वेरियस इनकम लेवल, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। हिंदी में देख लेते हैं। एंजल वक्र प्रदर्शित करता है क्या, आय के विभिन्न स्तरों का उपभोक्ता द्वारा किया गया एक वस्तु की खरीद जाने वाली मात्रा, यानी इसमें एक वस्तु की बात की जाएगी, तो यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असम्पशन ऑफ द रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी का कौन सा एजम्पशन नहीं है, तो इसमें ये आपका एजम्पशन नहीं है, ऑप्शन थर्ड, यानी कंज्यूमर में चूज अ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन इन एनी गिवन इनकम प्राइस सिचुएशन, ये आपका गलत है। ठीक है, उद्घटित अधिमान सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता नहीं है, तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा सी, यानी किसी दी गई आय कीमत स्थिति में उपभोक्ता वस्तुओं की बहुत ही संयोग चुन सकता है, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 17वां प्रश्न आपका। आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द गुड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज फॉल इन द प्राइस,
यानी आपका जो 17वां प्रश्न इसमें बोला गया है कि जब किसी वस्तु की मांग जाने वाली मात्रा के प्रतिशत परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाली कमी के प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है, तो कीमत का लोच का गुणांक पहचानिए कौन सा होगा आपका इसमें। तो 17वां का चौथा यानी स्मॉलर देन 1, यानी 1 से कम होगी। ठीक है, इस तरीके से होगी, यानी आपका क्या होता है ये स्मॉलर देन 1 लेस इलास्टिक। ठीक है, अब इंडिकेट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हम इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है तो उसमें जो होगा आपका थर्ड जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी एमपी कट्स द एपी कर्व इट्स मिनिमम, ये नहीं होता है। ठीक है, यानी आपका थर्ड वाला जो है वो क्या है, आपका असत्य कथन है ये। ठीक है, और सब सत्य है। एपी राइज एमपी इज मोर देन एपी, दूसरा वाला भी इसमें करेक्ट है। व्हेन एपी इज राइज, आपका जब एपी राइज करता है तो एमपी क्या होता है हमेशा इक्वल्स टू एपी। तो ये सब जो है करेक्ट है और एक बस उसमें करेक्ट इनकरेक्ट दिया होता। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देख लेते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विल अचीव्ड एट अ पॉइंट वेयर, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अचीव किस पॉइंट पे होता है, ये बार बार आने वाला प्रश्न है। जब आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन जो होता है प्राइस रेशियो के बराबर हो जाता है, तो वो आपका क्या होता है, आपका वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। यानी एक उत्पादक जो होता है वो साम्य उस बिंदु पर प्राप्त होगा जहां पर आपका तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर एवं कीमत अनुपात एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका साम्य जो होता है प्राप्त कर लेता है। अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द फर्म वुड लाइक टू ऑपरेट इन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, आपका जब वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है तो फर्म किस चीज़ पे ऑपरेट करती है, यानी परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अंतर्गत फर्म निम्नलिखित में से किस अवस्था में काम करना चाहेगी आपका। तो जो 20 का ऑप्शन क्या है, सेकंड, यानी आपका सेकंड पे आपका हमेशा फर्म क्या है, काम करना चाहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं द्वितीय अवस्था में। ठीक है, इसमें अब जो इसके पहले का क्वेश्चन था उसका क्या हो जाएगा, द्वितीय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21वां। टोटल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन इज क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, यानी अल्प काल में कुछ लागत की स्थिर लागतों एवं परिवर्तन लागतों में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील लागत है, तो 21वें का जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, करेक्ट है, पहला वाला, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, यानी कच्चे माल की कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है तो हमारा जो चौथा है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लॉ लेस इलास्टिक द एवरेज रेवेन्यू कर्व मोर परफेक्ट द कंपटीशन इन द मार्केट, यानी आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व जितना लेस इलास्टिक होगा, जितना कम परिवर्तन होगा उतना ज़्यादा हम परफेक्ट कंपटीशन इन मार्केट रहेगा, तो ये गलत है। ठीक है, तो यानी चौथा जो आपका ऑप्शन क्या है, आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज डिराइव फ्रॉम, ट्रांसफॉर्मेशन जो कर्व होता है उसको हम लोग किससे डिराइव करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, यानी इसमें रूपांतरण वक्र निकाला जाता है किससे, आपके उत्पादन पसंदीदा वक्र से। ठीक है, प्रोडक्शन कर्व से निकाला जाता है। डंपिंग रेफरेंस इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू, किस अकॉर्डिंग होता है ये डंपिंग, तो ये इसमें होता है सेलिंग एट लोअर प्राइजेस इन फॉरेन मार्केट। हम जब डंपिंग जो होता है वो हम जब आपके बोलते हैं ना वर्ल्ड मार्केट में हम जब अपने कमोडिटी को लोअर प्राइसेस पे सेल कर लेते हैं तो डंपिंग वो उसको बोला जाता है। ठीक है, यानी राशि पातन में कीमत विभेद निम्नलिखित में से किसके अनुसार होता है, जब विदेशी बाजार में हम कम कीमत पर जब बेचने लगते हैं तो उस समय हमारा क्या होता है, आपका क्या हो जाता है, आपका डंपिंग इफेक्ट, यानी आपका राशि पातन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यानी 24वां का जो उत्तर है आपका तीसरा सही है। ठीक है, आपका तीसरा इसमें क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट आपका क्या हो जाता है, सेलिंग कॉस्ट आपका जो होता है वो क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, यानी जो हम विज्ञापन पर व्यय करते हैं वही हमारा क्या होता है, विक्रय लागत हो जाता है। तो यार इसमें ऑप्शन क्या है, सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आपका 26वां। व्हाट इज़ द गेम थ्योरी अज्यूम, गेम थ्योरी क्या बताती है, तो जो गेम थ्योरी होती है वो क्या अज्यूम करती है, राइवल फॉर्म मोस्टली अडॉप्ट्स अ स्ट्रैटेजी विच इज़ अनफेवरेबल फॉर द अदर, यानी जो आपके जो प्रतिद्वंदी फर्म होती है वो आपकी एक ऐसी कूटनीति अपनाती है जो दूसरे के लिए क्या होता है, प्रतिकूल होता है। तो
तो ये गेम थ्योरी का क्या है, एक अजम्पशन है। यानी गेम थ्योरी की मान्यता ली जाती है क्या, जब एक प्रतिद्वंदी फर्म दूसरे की कूटनीति अपनाती है कि दूसरे का क्या हो, दूसरे पे क्या हो, प्रतिकूल असर पड़े, तो वो होता है आपका गेम थ्योरी। मार्जिनल, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27वां। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शो, यानी आपका वितरण का सीमांत उत्पादन सिद्धांत प्रदर्शित करता है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, फैक्टर प्राइस इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी जो फैक्टर की प्राइस होती है वो मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर होती है। यानी इसमें आपका क्या ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, यानी उत्पादन के साधन की कीमत उसकी सीमांत उत्पादन के मूल्य के बराबर होती है। तो आपका क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डिफरेंशियल आर नॉट अफेक्टेड बाई, जो वेन मजदूरी में अंतर प्रभावित नहीं होता है, किससे नहीं प्रभावित होता है। 28वां का आपका चौथा आंसर है डिमांड फॉर द सप्लाई ऑफ द लेबर, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लेबर से ये क्या होता है, प्रभावित होता है। यानी मजदूरी जो वेज डिफरेंशियल आपका है वो किससे अफेक्टेड नहीं होता, आपके डिमांड एंड सप्लाई फॉर द लेबर से अफेक्टेड नहीं होता है। क्वासी रेंट रेफर्स टू, क्या होता है क्वासी रेंट आपका, तो 29वां का यानी सी है, एक तरीके का ये सरप्लस है अर्न बाय द मशीन इन द शॉर्ट पीरियड, यानी जो मशीन होती है शॉर्ट पीरियड में आपका अर्न करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वासी रेंट बोलते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव द डिमांड फॉर द लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 30वां का जो उत्तर है वो क्या है, पहला है, यानी स्पेकुलेटिव मोटिव होता है। देख लेते हैं इसमें और क्या है। निम्नलिखित की उद्देश्य में ब्याज के दर का निर्धारण निम्नलिखित में से तरलता पसंदगी की मांग पर निर्भर करता है, यानी सट्टेबाजी का जो उद्देश्य होता है ये इस पर निर्भर करता है, यानी स्पेकुलेटिव लॉ। जो आपकी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, तो आपके नीड मेजरमेंट पे रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो है बेस्ड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो इसमें जो 32वां का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, यानी सम सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन का जो शर्त है वो क्या होता है आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द लग्जरी गुड इज, जो आपका इनकम इलास्टिसिटी डिमांड होता है वो लग्जरी गुड के लिए क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। यानी इनकम आपकी बढ़ती है तो आप क्या करते हो, लग्जरी गुड को ज़्यादा खरीदते हो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी विलासिता की वस्तुओं की मांग वक्र आय लोच पर क्या समानता प्रभाव इसका धनात्मक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द डिमांड कर्व इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला द इलास्टिसिटी वुड इक्वल्स टू, आपका कितने के बराबर हो जाएगा, तो जो 34वां उसका चौथा सही है, यानी आपके 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी आयताकार अति परिवलय जो होता है वो किसके, जब कब होता है, जब आपका इलास्टिसिटी जो होता है मांग का वक्र क्या होता है आपका, जब जो मांग की लोच होता है वो E=1 होता है तब होता है, यानी आपका E=1 होगा तब ये चीज़ पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। फॉर व्हाट टाइप ऑफ गुड द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क सेम डायरेक्शन, किस गुड के लिए जो आपका इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सेम डायरेक्शन में काम करता है, तो जो 35वां का क्या है, सुपीरियर गुड के लिए आपका दोनों ये काम क्या करता है, सेम डायरेक्शन में कार्य करता है। और क्या होता है, प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू क्या होता है आपका, प्राइस इफेक्ट जो इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक, इसका यानी ऑप्शन क्या है, दोनों एक साथ काम करते हैं सेम डायरेक्शन में, यानी किसी प्रकार की वस्तुओं की आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव एक ही दिशा में काम करती है तो वो किसके लिए केवल होता है, आपके सुपीरियर गुड के लिए, यानी श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एल शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज दैट द टू कमोडिटीज आर, यानी एल शेप आपका जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या बताता है, तो 36वां का क्या है, दूसरा है, यानी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड, यानी ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है इस पेपर में। एल आकार का जो तटस्थता वक्र प्रदर्शित करता है कि दोनों वस्तुएं आपस में क्या है, एक दूसरे के, तो इसका आंसर क्या था, अभी हम लोगों ने देखा था परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, यानी आपका क्या हो जाता है, पूर्ण पूरक वस्तुएं हैं ये, यानी बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। 37वां देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कौन सा अजम्पशन नहीं है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का, तो जो 37वां का है वो आपका क्या है, टेस्ट वैरीज ऑफ द कंज्यूमर, यानी टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर वैरीज, ये नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थता वक्र का विश्लेषण की मान्यता नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, उपभोक्ता की पसंद बदलती रहती है, ये नहीं है।
नेक्स्ट देख लेते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग और क्या बोलते हैं, गॉसिन का सेकेंड लॉ भी कहते हैं हम लोग इसको, यानी 38वां का क्या है आपका, 38वां का आपका सेकंड जो है करेक्ट है, गॉसिन का सेकंड लॉ, यानी गॉसिन का द्वितीयक नियम इसको बोलते हैं। सीमांत उपयोगिता नियम को इस तरह से भी जाना जाता है, किस तरीके से जाना जाता है आपका, गॉसिन के द्वितीय नियम से भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन इज आइडियल कंडीशन फॉर द फॉर्म इक्विलिब्रियम, किस कंडीशन पे आपका फॉर्म जो होता है वो इक्विलिब्रियम पे होता है। तो 39 का जब MC इक्वल्स टू MR होता है और एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट फ्रॉम द बिलो, नीचे से काटता है, तो ये क्या होता है आपका, उस समय क्या होता है आपका आइडियल कंडीशन होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है। यानी निम्नलिखित दिशाओं में से कौन सा फॉर्म के लिए एक आदर्श दशा है, तो उसमें कौन सा है, MC इक्वल्स टू MR, और इसमें क्या होता है एक दूसरे को नीचे से जब काटता है तो ऐसा स्थिति पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40वां, यानी ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में और क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। इन लाइन ओनली होमोजीनियस कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन विद ट्रू इनपुट्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द इनपुट इज, यानी दो आयातों और कॉप डगलस रेखीय समरूप उत्पादन फलन के आगतों के लिए मध्य प्रतिस्थापन की लोच होती है, किस तरीके से होती है, तो ये एक क्या होती है, एक, ठीक है, कॉप डगलस के लिए आपकी जो प्रतिस्थापन की लोच होती है, सब्स्टिट्यूशन जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा रहा पार्ट 1 2014 के पेपर का सोल्यूशन का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे और आपके 60 क्वेश्चन को यानी 100 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, और फिर पार्ट 3 में जितने बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे उसको भी कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा और अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार जो होता है BHU क्वेश्चन को, पेपर को जो होता है क्वेश्चन में जो दिए गए पेपर में, उसको बार बार रिपीट करता है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।